था, बीच में लाइट चला जाने से मेरा नेट फंस जाता है। चलिए, तो यहाँ पर अब ये जो काम किया गया था वो किया गया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मेन टारगेट था, जिसकी वजह से ये लगातार किया गया, लेकिन इसका एडवर्स इंपैक्ट भी पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, जब सीआरआर इंक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पर जब जैसे ही सीआरआर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर साथ में एक और कॉमन फेनोमेना भी चलता है। वो क्या है? अब यहाँ पर देखिए 10% के जगह पर इसी पैसे से 12% की बैंकों की कमाई हो रही है। तो बैंकों का कमाई 10 के जगह पर 12% बढ़ गया, तो यहाँ पर ये एफडी के ऊपर जो अमाउंट होता है वह भी आपका 6% से बढ़ के 8% कर देगा बैंक ऑटोमेटिकली। वो बैंक को बोलने की जरूरत नहीं है, जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाली अमाउंट होती है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। तो 12% से ये 10% से ये 12% हुआ, तो ये 6% से 8% हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया। इसका रिजल्ट देखिए क्या होता है कि 100 रुपया हम जमा किए तो पहले हमको इसके जगह पर 106 रुपया मिलता था, लेकिन अब मिल रहा है 108 रुपया। तो यहां पर सीधा सा ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो मोर मनी से याद रखिएगा, मोर मनी क्या करेगा हमारा? ज्यादा पैसा आ गया एफडी के माध्यम से, तो मोर मनी, मोर डिमांड, मोर डिमांड। तो मोर डिमांड, तो सीधा सा यहाँ पर मोर प्राइस भी आ जाएगा। तो मोर मनी, मोर डिमांड और मोर प्राइस करते हुए ये वापस फिर से आपका आ जाता है प्राइस राइज, यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर याद रखिएगा, इन्फ्लेशन पहले क्या होगा हमारा? घटेगा, पहले फिर डिक्रीज, यस सर, पहले डिक्रीज करेगा, इंक्रीज फिर होगा, बढ़ेगा। ठीक है। इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा हमारा? इंटरेस्ट रेट याद बढ़ेगा रखिएगा, सर। यह बढ़ेगा। तो याद रखना है, यह हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर सर इस प्रकार के, एक हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था सर, अगर जैसे इन्फ्लेशन आपका रेट पहले घटता है उसके बाद बढ़ेगा सर, इसका मतलब आपका जो सीआरआर होगा वो हर साल चेंज होगा सर? यहाँ पर याद रखिएगा, सीआरआर को पॉसिबिलिटी है या उसमें हमारे पास पावर है कि हम हर 2 महीने में उसको चेंज कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा 2 महीने में होती है, तो हर 2 महीने में हम ये कर सकते हैं। लेकिन कई बार स्थितियां नॉर्मल रहती है। अब जैसे पिछला मोटा मोटी 8-9 महीना से देखेंगे, सीआरआर 3% पर लाके छोड़ दिया गया है, तो अभी इसके ऊपर कोई चेंज नहीं कर रहा है। कारण सीधा सा है कि अभी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ानी है। अभी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ानी है, तो अभी हम लोग को सीआरआर नीचे रखना पड़ेगा। ये सीआरआर नीचे रखने के पीछे बहुत जंग हुई है। याद रखिएगा 2013-14 याद कीजिएगा, उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम। आप लोग को सबको नाम पता यस सर। होगा। सेकंड हाईएस्ट बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम यस सर। 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और पी चिदम्बरम कम से कम 6 से 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रेगुलर कहते हैं कि हमें सीआरआर कम करना है, हमें रेपो रेट कम करना है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सोचे। यहाँ पर 1-2 नहीं, कम से कम 5 से 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आकर बोलते हैं। कारण सीधा सा है, यहाँ पर क्यों आके बोलते हैं इस चीज को समझिए। क्योंकि, एक मिनट, हाँ सर, हाँ सर, बस 2 मिनट सर। ठीक सर। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, चूंकि आरबीआई कहना मानने से फाइनेंस मिनिस्टर का इनकार कर चुकी थी। यहाँ पर सीधा सा समझिए, आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी होता है। आप अपॉइंट कर दिए आरबीआई का गवर्नर, उसके बाद उसकी जो मर्जी होगी वो सुनेगा, न कि आपका सुनेगा। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, देश का सोचो, फाइनेंस मिनिस्टर, हम नहीं कहते कि अच्छा बुरा से हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर देश का होता है, हमारी मर्जी है, हम उसको गाली दे सकते हैं कि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारी मर्जी है ना, ये हम गाली देंगे क्यों? हम लोगों ने उसे बैठाया है। अच्छा किया है तो अप्रिशिएट करेंगे, बुरा किया है तो गाली देंगे, वो अपनी मर्जी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है और उसकी बात को आरबीआई का गवर्नर इनकार कर रहा है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो 5 से 6, जब
पी चिदम्बरम ने देखा कि मीटिंग में बोलने का कोई असर नहीं हुआ, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलने लगा ताकि पब्लिकली दबाव बनाया जा सके, लोग समझे कि भाई ये जो कांड कर रहा है इसमें मैं कम से कम संलिप्त नहीं हूं, क्योंकि कोई फाइनेंस मिनिस्टर के पास अब कोई चारा नहीं बचता है कि वो क्या करेगा। ऑटोनोमस है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते, याद रखिएगा, बना दिए उसके बाद वो ऑटोनोमस है, वो क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी का खिचड़ी करेगा, वो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रोविजन से इस प्रकार से है। अब सरकार उतना ज्यादा कड़क नहीं होना चाहती थी उस समय, सरकार उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि गलत कर रहे हो सही करो, तुम ये बोलना नहीं चाहती थी। क्यों, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद बड़े अर्थशास्त्री हैं, साथ में रघुजी राम राजन है उस समय बड़े अमेरिका के अर्थशास्त्री। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आरबीआई में लॉबी चलती है, यहाँ पर हमेशा अमेरिका के इकोनॉमिक्स हमेशा हावी रहते हैं। वैसे भारतीय जो अमेरिका में 20 साल 25 साल रहे हैं, वो लोग यहाँ पर हावी रहते हैं। रघुजी राम राजन भी इसी प्रकार के थे। तो इन लोग को डायरेक्शन मिलता है अमेरिका के थिंक टैंक से कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। वो देश हित उनके लिए उतना सर्वोपरि नहीं होता है जितना। अब रघुजी राम राजन इसके बाद कहाँ गया, वापस फिर से अमेरिका जाके कमा रहा है, खा रहा है। तो उसको पता है कि हमको अल्टीमेटली कमाना खाना तो अमेरिका में है, इंडिया हमको फॉर द टाइम बिंग। और इनका सैलरी कितना है, 2.5 लाख रुपया। आरबीआई के गवर्नर का सैलरी है 2.5 लाख रुपया। एचडीएफसी बैंक का आदित्य पुरी, जो कि उसका चेयरमैन है, उसकी सैलरी है 2.5 करोड़ रुपया से ऊपर। अब 2.5 करोड़ वाला का मालिक है 2.5 लाख रुपया वाला। ये समझो कितना बड़ा हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट है कि 2.5 करोड़ वाला बैंक का सीएमडी हो सकता है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर को मिलेगा 2.5 लाख रुपया। बाकी फैसिलिटीज ले दे के मिला लो तो 5 लाख रुपया से ज्यादा नहीं। तो 12 25 60 लाख रुपया का लोग का मोटा मोटी का पैकेजिंग है। अब इससे ज्यादा उनके पास है नहीं पैसा। तो एक प्रकार से यहाँ पहला तो करप्शन का चांस होता है कि आरबीआई के गवर्नर चाहे तो करप्शन कर सकता है, और अमेरिका के हित के अनुसार ये लोग काम करेगा तो उस रिजल्ट में क्या होगा, अमेरिका के बैंक में इनका पैसा मिलेगा जिसकी आप जांच नहीं करवा सकते। अगर रघुजी राम राजन को अमेरिकी सरकार ने पैसे दिए होंगे जीडीपी बर्बाद करने के लिए, तो उसकी जांच आप नहीं करवा सकते। क्यों, अमेरिका का कौन सा बैंक में दिया है किसको पता है। और अमेरिकी सरकार बता देगी कि इस बैंक में हम इतना पैसा दिए हैं, कब ही नहीं बताएगी। यहाँ पर चीजों को समझिए। अब एक रघुजी राम राजन, उसके बाद उर्जित पटेल, ये सारे के सारे इसी लॉबी के थे। तो यही इन लोगों को बीच में धकिया धकिया के निकाला गया है आरबीआई से। उर्जित पटेल को भी बीच में छोड़ा के भगाया गया। क्यों, आरबीआई के पास जो एक्सेस फंड होता है उसको वो देने से इनकार कर रहे थे कि नहीं हम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देंगे। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दोगे तो क्या खुद खिचड़ी पकाओगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी वर्तमान में आईएस लॉबी ही आरबीआई को भी चला रही है। अब यहाँ को अमेरिकी इकोनॉमिक्स का जो कल्चर चला करता था वो खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से है ये। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हैं जिसको आपको डील करना था। ये एक सीआरआर से 5 क्वेश्चन आपके डील होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को। यस सर। कोई डाउट है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में ही इस डाउट को पूछ लेंगे, इकोनॉमिक्स वाली क्लास में। ठीक है, चलिए कल ओके मिलते सर। हैं। कल से अगेन अपने जिस टाइम पर हैं हम लोग उस टाइम पर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। लीव कर सकते हैं बाकी बच्चे, जिनका क्लास है वो लोग टिके रहेंगे, बाकी लीव कर सकते हैं। पीए वाले बच्चे रहेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बाकी लीव कर सकते हैं। प्रिया, आकाश, धर्मेश। यस सर। ठीक है, हाँ सर। 2 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लो, वापस फिर से रिज्वाइन करते हैं। ठीक है, या जो मीटिंग चालू कर छोड़ देते हैं 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट थोड़ा पानी पी लो, हम तब तक धीरे से बात कर लेते हैं, कुछ बोल रहे थे।
आकाश, क्लासिकल थ्योरी में कहां तक पहुंचे थे? प्रिया? सर निष्कर्ष में थे शायद। ये वाला हमको रेड करके हमको लगता है रखे थे उसी के लिए। हाँ सर, रेड करके रखे थे वहीं तक ही। नहीं तो ना, ठीक है। चलो, यहाँ पर टॉपिक वाइज अब हम लोग को पूरा का पूरा इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ना है ताकि एकदम से बेहतर तरीके से हमारा क्लियर हो जाए यहाँ पर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखो क्या है हमारा, बेसिकली बात कर रहे हैं शास्त्रीय विचारधारा का प्रभाव लोक प्रशासन के संगठनों में प्रारंभिक दौर में उतना नहीं आया जितना समय के बाद, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये बढ़ता गया हमारा। ठीक है, तो अमेरिका में इस विचारधारा के प्रभावों को सबसे ज्यादा देखा गया, विशेषकर 1930 से 1950। ये टाइम पीरियड पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे कि 1930 से लेकर 1950 सबसे ज्यादा एक प्रकार से अमेरिका का डेवलपमेंट का पीरियड रहा है, और ये हमारा क्लासिकल मॉडल भी इसी पीरियड में डेवलप हुआ है। तो अमेरिका अगर विकास किया है तो इसी टाइम पीरियड पर विकास किया है, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा इनका ये रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या हुआ था, इन्होंने सबसे पहले संगठन का विश्लेषण किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन का विश्लेषण किया। इस विचारधारा ने कहा कि प्रशासन एक स्वतंत्र क्रिया है जिसका बौद्धिक अन्वेषण होना चाहिए। प्रशासन क्या है, एक स्वतंत्र क्रिया है, एक प्रकार से फ्री एक्टिविटी है जिसका बौद्धिक अन्वेषण यानी कि खोज होनी चाहिए इसका। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर रिसर्च की जरूरत है। अब संगठन की शब्दावली विकसित की गई अब इसी दौरान में, और जो धीरे धीरे काम आने लगी। अब इसमें बात करेंगे तर्कसंगत और कार्यकुशल ढांचों की स्थापना के लिए जो प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ पर उन्हें पीटर ने इस प्रकार से महसूस किया कि फेयोल और साथियों ने दोष ढूंढने से अधिक कार्य किया है। तो यहाँ पर फेयोल और साथियों ने दोष ढूंढने से ज्यादा काम किया है, उनके योगदान काफी सराहनीय है। उन्होंने यह कि रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, बजटिंग जैसे तकनीकों को प्रोत्साहन दिया। इसका पहले लोक प्रशासन में कमी था, तो इसी की वजह से रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, बजटिंग से हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा इफेक्टिव होने लगा, और ज्यादा ये हमारा क्या होने लगा, मजबूत होने लगा कि नहीं ये अब चीजें बिल्कुल हमारे अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। 1 मिनट में लॉग आउट हो रहा है, वापस फिर से लॉग इन करना है आप लोग को। अब यहाँ पर देखो, शास्त्रीय विचारधारा ने विल्सन की इस अवधारणा को मजबूत किया या मजबूती प्रदान की कि प्रशासन का विज्ञान प्राप्ति योग्य है। यहाँ पर प्रशासन का विज्ञान क्या है, प्राप्ति योग्य है। उन्होंने प्रशासन को विज्ञान के रूप में विकसित किया। अभी से पहले वह केवल कला था। तो यहाँ पर याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस लिया जाने लगा कि साइंटिफिक मेथड से हम लोग इसको डील करेंगे, तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। उद्योगों में उत्पादन वृद्धि के लिए भी क्लासिकल थ्योरी ने इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। अब यहाँ पर देखो, वस्तुतः शास्त्रीय विचारधारा प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय चिंतन की बुनियाद थी। जो क्लासिकल थ्योरी था वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरिकल जो थॉट है उसका वो बेसिक पॉइंट थी हमारा। अब उसकी कमियों ने ही इनके अनेक विचारधाराओं को डेवलप किया। जो हमारा क्लासिकल थ्योरी में कमियां थी, जो ड्रॉबैक थे, उसी ने और ज्यादा डेवलपमेंट की ओर का रास्ता क्लियर किया हमारा। इसने अनेक समितियों और आयोगों की सिफारिश को प्रभावित किया, जिसमें प्रमुख है बाउनलो समिति। अब यहाँ पर बाउनलो समिति तथा हुबर कमीशन, दो हुबर कमीशन बने थे 49 और 55 में। इन्होंने काफी ज्यादा और डेप्थ में रिकमेंडेशन की। तो इस प्रकार